दुनिया आज भारत को एक परमाणु महाशक्ति के रूप में देखती है, लेकिन ये सफर तब शुरू हुआ था जब भारत के पास धन की फैक्ट्री तक नहीं थी। 1944 में जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही देख रही थी, तब एक विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जब भारत आज़ाद होगा, उसे अपनी एनर्जी और सुरक्षा के लिए एटम की ताकत चाहिए होगी। 1948 में आज़ादी के महज एक साल बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भाभा को पूरी आज़ादी दी। ये वो दौर था जब लोग कहते थे कि भारत को पहले गरीबी हटानी चाहिए, लेकिन नेहरू और भाभा जानते थे कि बिना परमाणु ऊर्जा के भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की शुरुआत हुई। भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा पर काम शुरू किया। वेस्टर्न कंट्रीज हंस रहे थे। उन्हें लगता था कि ये सपेरों और मदारियों का देश कभी न्यूक्लियर साइंस नहीं समझ पाएगा। लेकिन 1956 में जब अप्सरा ने काम शुरू किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। 1962 का साल भारत के लिए एक काला साया लेकर आया। चाइना के साथ युद्ध ने भारत की आंखें खोल दी थीं। हमने सीखा कि शांति तभी बनी रहती है जब आपके पास दुश्मन को डराने की ताकत हो। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट लोप नूर में किया। भारत अब दो दुश्मनों, चाइना और पाकिस्तान के बीच फंस गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने तब एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की इजाजत दी। लेकिन तभी एक बड़ी त्रासदी हुई। 1966 में एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी भाभा की मौत हो गई। भारत ने अपना सबसे बड़ा दिमाग खो दिया था। लोग कहने लगे कि अब भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर राजा रमन्ना ने कमान संभाली। उन्होंने भाभा के सपने को अपना जुनून बना लिया। वेस्टर्न पावर्स ने भारत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन भारत ने अंडरग्राउंड तैयारी जारी रखी। 1970 का दशक शुरू हो चुका था। दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ अपनी गरीबी और अनाज की कमी से लड़ रहा है। लेकिन राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी खबर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक किसी को नहीं थी। पीएम इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया था। उन्होंने डॉक्टर राजा रमन्ना को बुलाया और साफ कहा, हमें करके दिखाना है। भारत ने इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा कि कैबिनेट के बड़े मंत्रियों तक को इसकी भनक नहीं थी। इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि टेस्ट का दिन 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तय किया गया था। मैसेज साफ था, भारत शांति का पुजारी है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो शक्ति का रास्ता चुनने से पीछे नहीं हटेगा। साइंटिस्ट्स ने पोखरण के रेगिस्तान को चुना क्योंकि वहां की मिट्टी और गहराई परमाणु धमाके के रेडिएशन को सोख सकती थी। मई का महीना था। राजस्थान की गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर रही थी। हमारे साइंटिस्ट्स जो बड़े बड़े एसी लैब्स में काम करते थे, आज उन्हें रेगिस्तान की धूल और पसीने में दिन रात एक करना पड़ रहा था। वो वहाँ आर्मी की यूनिफॉर्म्स में घूमते थे ताकि अगर कोई सैटेलाइट ऊपर से गुजरे तो उसे लगे कि ये सिर्फ एक मामूली आर्मी एक्सरसाइज है। एक एक वायर को मिट्टी के नीचे दबाया गया। परमाणु बम को जमीन से 107 मीटर नीचे एक शाफ्ट में उतारा गया। हर गुजरता पल डर और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ा रहा था। क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी? क्या सेंसस डेटा रिकॉर्ड कर पाएंगे? डॉक्टर रमन्ना और उनकी टीम ने पिछले 48 घंटों से नींद का एक कतरा भी नहीं लिया था। 18 मई की सुबह सूरज निकलने से पहले ही सब कुछ तैयार था। कंट्रोल रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर साइंटिस्ट की धड़कन तेज थी। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये 20 साल की मेहनत और डॉक्टर भाभा के सपने का इम्तिहान था। सुबह के 8:05 डॉक्टर रमन्ना ने बटन दबाया। अगले ही पल पोखरण की धरती कांप उठी। जमीन के नीचे से एक ऐसी गर्जन हुई जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। रेगिस्तान की मिट्टी एक विशाल पहाड़ की तरह ऊपर उठी और दुनिया ने देखा भारत का पहला मशरूम क्लाउड। धमाका इतना ताकतवर था कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन फट गई। कंट्रोल रूम में शोर मच गया। साइंटिस्ट एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तुरंत प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एक मैसेज भेजा गया, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड।
भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो न्यूक्लियर क्लब का छठा यानी कि 6th सदस्य बन चुका है। हमने दिखा दिया कि बिना किसी बड़े देश की मदद के भारत के दिमाग ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक बड़ा तूफान भी आया। जैसे ही न्यूज़ ब्रेक हुई, वेस्टर्न कंट्रीज बौखला गए। यूएसए ने भारत पर सख्त सैंक्शंस लगा दिए। कनाडा, जिसने हमारे रिएक्टर्स में मदद की थी, उसने फ्यूल और टेक्नोलॉजी सप्लाई तुरंत रोक दी। हमें पराया यानी अकेला बना दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये सिर्फ शांति के लिए है, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। सैंक्शंस ने हमारी इकोनॉमी को हिट किया, लेकिन हमारे हौसले को नहीं। उल्टा इसने हमारे साइंटिस्ट्स को और ज्यादा आत्मनिर्भर बना दिया। हमें फ्यूल नहीं मिला तो हमने थोरियम पर काम शुरू किया। हमें पार्ट्स नहीं मिले तो हमने उन्हें घर में बनाना सीखा। 1974 का ये टेस्ट भारत के इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमें वल्नरेबल से पावरफुल की कैटेगरी में डाल दिया। आज हम जो भी हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस दिन की मुस्कुराहट में छिपा है। 1998 की कामयाबी से पहले भारत को एक बहुत बड़े धक्के का सामना करना पड़ा था। 1995 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने परमाणु टेस्ट करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स ने पोखरण में हो रही हलचल को पकड़ लिया। अमेरिका ने भारत पर इतना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया कि टेस्ट को आखिरी वक्त पर रोकना पड़ा। ये भारत की इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी हार थी। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पहले ही दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया। उन्होंने कहा, कलाम साहब, इस बार हमें रुकना नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उन्हें पता था कि उनका मुकाबला सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं, बल्कि CIA के उन सैटेलाइट से है जो ऊपर आसमान से जमीन पर पड़ी एक छोटी सी सुई यानी नीडल को भी देख सकते थे। डॉक्टर कलाम ने इस मिशन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने एक नया रूल बनाया, नो साइंटिस्ट विल लुक लाइक अ साइंटिस्ट। डॉक्टर कलाम खुद इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते थे और उनका कोड नेम रखा गया मेजर जनरल पृथ्वी। उनके साथ काम कर रहे डॉक्टर आर चिदम्बरम का नाम मेजर जनरल नटराज रखा गया। ये लोग पोखरण में आर्मी ऑफिसर्स की तरह घूमते थे ताकि अगर सैटेलाइट्स इनकी फोटोज लें तो उन्हें लगे कि ये सिर्फ एक मामूली मिलिट्री एक्सरसाइज है। साइंटिस्ट्स ने आपस में बात करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया। बॉम्ब को ताजमहल या व्हाइट हाउस कहा जाता था। शाफ्ट्स, जहां बॉम्ब रखे जाने थे, उन्हें प्रयाग और कुंभ जैसे नाम दिए गए। CIA के सैटेलाइट्स को लग रहा था कि भारत अभी भी सो रहा है, लेकिन डॉक्टर कलाम की टीम रेगिस्तान के पेट में बारूद भर रही थी। सबसे बड़ा चैलेंज था शैफ्ट्स की खुदाई से निकली मिट्टी। अगर सैटेलाइट्स ने मिट्टी के नए ढेर देखे तो उन्हें शक हो जाता, इसलिए सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। रात को मिट्टी निकाली जाती, वायर्स बिछाए जाते और सूरज निकलने से पहले सब कुछ मिट्टी से ढककर पहले जैसा कर दिया जाता था। हवा की दिशा का ध्यान रखा जाता था ताकि उड़ी हुई धूल सैटेलाइट्स को किसी बड़ी एक्टिविटी का इशारा न दे। हर सुबह जब CIA के ऑफिसर्स लैंगली में बैठकर नई इमेजेस स्कैन करते, उन्हें वही पुराना सुनसान रेगिस्तान दिखता। उन्हें लगता था कि उनका सैटेलाइट आई सब देख रहा है, लेकिन डॉक्टर कलाम उनकी आंखों में धूल झोंक चुके थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिसेप्शन था। 11 मई की दोपहर राजस्थान की तपिश अपने चरम पर थी। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने पिछले 15 दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया था। कंट्रोल रूम में अजीब सी खामोशी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। तीनों शाफ्ट्स शक्ति I, 2 और 3 एक साथ फटने के लिए तैयार थे। दोपहर के 3:45 पर डॉक्टर कलाम ने कमांड दी। अगले ही पल पोखरण की धरती 5 बार कांपी। धमाका इतना बड़ा था कि रेगिस्तान में एक छोटा सा भूकंप आ गया। जब धुआं छटा तब PM वाजपेयी ने अनाउंसमेंट की और पूरी दुनिया सुन रह गई। अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सैटेलाइट्स के नीचे इतना बड़ा काम हो गया और उन्हें खबर तक नहीं हुई। ये CIA की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर मानी जाती है। डॉक्टर कलाम ने सिर्फ बम नहीं बनाया, उन्होंने भारत को एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन बनाया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और दिमाग तेज तो हम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था, अगर भारत को एक महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी ताकत खुद बनानी होगी। इस मिशन की कामयाबी ने ही भारत के लिए न्यूक्लियर ट्रायड का रास्ता साफ किया। आज हम जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स देखते हैं वो डॉक्टर कलाम की ही देन है।
उनका वो आर्मी यूनिफॉर्म में मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी हर इंडियन साइंटिस्ट के लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन है। डॉक्टर कलाम ने भारत को सिखाया कि डरना नहीं, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीतना सीखो। पीएम नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया। पहले हम सिर्फ डिटेरेंस की बात करते थे, लेकिन अब भारत ने ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपनाई है। पीएम मोदी ने दुनिया को साफ कर दिया कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा राजधर्म है। लेकिन अगर किसी ने हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ किया, तो भारत का पलटवार इतना भयानक होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने परमाणु ताकत को डिप्लोमैटिकली इतना मजबूत किया कि आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR), वॉसनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। ये पीएम मोदी की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि दुनिया आज भारत को एक एक्सेप्शनल पावर मानती है। पीएम मोदी के ही कार्यकाल यानी टेन्योर में भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को पूरी तरह से ऑपरेशनल किया। 2016 में जब आईएनएस अरिहंत ने अपनी पहली डेटरेंट पेट्रोल पूरी की, तो पीएम मोदी ने खुद इसका स्वागत किया और कहा कि ये दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। आज हमारे पास आईएनएस अरिघाट जैसी और भी एडवांस सबमरीन्स हैं जो समुंदर की गहराई में मौत बनकर छुपी रहती हैं। इसके साथ ही अग्निवीर मिसाइल का सफल परीक्षण पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत मुहिम का सबसे बड़ा प्रमाण है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली ये मिसाइल पूरे एशिया और यूरोप के कई हिस्सों को निशाना बना सकती है। इसने भारत को उन गिने चुने देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है जिनके पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। पीएम मोदी ने भारत की परमाणु शक्ति को शांति के साथ जोड़ा है। उन्होंने G20 और UN जैसे मंचों पर हमेशा कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने भारत के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया है। आज भारत रशिया और फ्रांस के साथ मिलकर बड़े-बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है ताकि देश को क्लीन एनर्जी मिल सके। दुनिया के बड़े लीडर्स अब मोदी जी की टाइमिंग और उनके फैसलों का इंतजार करते हैं। जैसे कि देखा गया है, जब भी पीएम मोदी किसी टेंशन वाली जगह या इजराइल जैसे देश में होते हैं, तो दुनिया भर की मिसाइल्स वेट एंड वॉच मोड में चली जाती हैं। ये पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज और भारत की परमाणु ताकत का ही असर है कि कोई भी देश इंडिया से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं करता। डॉक्टर होमी भाभा ने जो सपना 1944 में देखा था, उसे पीएम मोदी ने 21वीं सदी में एक नया आयाम दिया है। आज भारत सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, बल्कि वो दुनिया का विश्व मित्र है जो शांति की बात करता है, लेकिन जिसके पास दुश्मन को मिटा देने का बारूद भी है। ये 80 सालों का सफर डॉक्टर भाभा के विजन से शुरू होकर डॉक्टर कलाम की मेहनत और पीएम मोदी के संकल्प तक पहुंचा है। हमने दिखा दिया है कि भारत एक ऐसी महाशक्ति है जो अपनी शांति की रक्षा करना जानती है। भारत की ये न्यूक्लियर स्टोरी सिर्फ वेपन्स की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के आत्मसम्मान और लीडरशिप की स्टोरी है।